फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। आज 23/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज भी बीपीएससी टीयर 4 के लिए और बिहार दरोगा के लिए, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। जो भी फ्रेंड्स भागलपुर में रहते हैं वो बिल्कुल आया कीजिए, और जो फ्रेंड्स बाहर रहते हैं और जो भी मेरे भाई गांव में रहते हैं वो सब हाथ का लिखा हुआ सभी को पता है कि कैसा क्वेश्चन रहता है, हेल्पफुल रहता है सभी के लिए। और सभी हमारे सीनियर प्रतिभागी भी ऐसे करते क्विज करके निकले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए क्वेश्चन, तो इससे बढ़िया रहेगा। मेरे बोलने से पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, उसके बाद बताइए, देखिए कितना सही होता है। ये नहीं कि मेरे साथ बोलने में ये सही होगा, सोचिए मत, ऐसे मत कीजिए। पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद तब आपको कंफर्म लगेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो आलमगीरपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर। कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। ये सब क्वेश्चन आप छांट के मारिए, ऑप्शन को छांट दीजिए, उसके बाद मारिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्यानकवासी संप्रदाय का संबंध है। किसका? स्यानकवासी। याद रखिए, स्यानकवासी संप्रदाय जैन मत से, स्यानकवादी संप्रदाय याद रखिए जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्यानकवासी संप्रदाय का संबंध है, किससे है? तो जैन धर्म से हो जाएगा, जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? करेक्ट, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोण संघर्ष का हिस्सा नहीं है? ये पूछा है, निम्न में से कौन त्रिकोण संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? चोल नहीं हो जाएगा। कौन नहीं हो जाएगा? चोल जो है त्रिकोण संघर्ष का हिस्सा नहीं है, चोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजनीति लिखा हुआ है 5 नंबर। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? नीतिसार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में। तो नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामदक ने लिखा है। नीतिसार किसने लिखा है? कामदक ने। नीतिसार किसने लिखा है? कामदक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीतिसार किसने लिखा है? कामदक ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है पूछा है? तो नहीं हम देखिए, इन बतूता मोरक्को का था, सही है। मार्को पोलो इटली का, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं है, यही गलत है। अब्दुल रज्जाक कहाँ का हो जाएगा? फारस का। कहाँ का हो जाएगा? फारस का। अब्दुल रज्जाक कहाँ का हो जाएगा? फारस का। तो यही गलत था, तो सही हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक फारस का हो जाएगा। और नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाली था। नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाली का था, ये भी सही हो जाएगा। नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाली था, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र को जीता था। तो कौन सा क्षेत्र? सिंध का देवल क्षेत्र का। कौन सा? देवल नामक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? देवल नामक क्षेत्र को मोहम्मद कासिम ने जीता था। सिंध के देवल नामक क्षेत्र को किसने जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1000 दिनार किसे माना जाता है? 1000 दिनार किसे? 1000 दिनार किसे माना जाता है? 1000 दिनार मलिक कफूर को। 1000 दिनार किसे माना जाता है? मलिक कफूर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय का है। तो खासी के संपर्क में आया था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति। कौन सा हो जाएगा? खासी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था, और पुर्तगाली सबसे पहले आया भी था और सबसे बाद में गया भी था पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। राजा रणजीत सिंह, कौन? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अदालत ए आला का स्थापना की? अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में। अदालत ए आला का स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला का स्थापना की थी? लाहौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंद पहले याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। और लागू कब किया गया? 1793 में। कब किया गया था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या था? लागू किया था 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत किया था? किसको किया था? तो दिल्ली को किया था। किसको किया था? दिल्ली को। किसको किया था? दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। पवना विद्रोह कब हो जाएगा? 1873 से 85। पवना 73-85, पवना 73-85। एका आंदोलन, एका आंदोलन कब हो जाएगा? 1922। एका आंदोलन देखिए लास्ट में 2 है, एका में भी 2 लिखा हुआ है, एक कॉमा का एका में 2 लिखा हुआ है। इस तरह से याद रखिए। एका आंदोलन 1922। संथाल तो जानते हैं 1855-56 हो जाएगा। और ताना भगत 1914, ताना भगत 1914। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? बंगाली पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है। इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा है, ये गलत हो जाएगा। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जॉर्ज समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जॉर्ज समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? गांधी को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक दांडी यात्रा चला था, 24 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेडान का युद्ध, किसका युद्ध? सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय नारा दिया था, युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के समय नारा दिया था, युद्ध का अंत करो। तो युद्ध का अंत करो तो किसने दिया था? लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने। युद्ध का अंत करो लेनिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? पीत आतंक से संबोधित किया था जापान को। पीत आतंक से संबोधित किया था जापान को।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया था? वाल्टेयर ने। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वाल्टेयर ने। 21 और 19 क्वेश्चन थोड़ा याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय नारा दिया था, युद्ध का अंत होकर नारा दिया था लेनिन ने। युद्ध का अंत होकर नारा दिया था लेनिन। और लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया था? वाल्टेयर ने। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वाल्टेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन हो जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी का पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन? तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन। उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? सोन। उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? सोन। उत्तर की ओर सोन प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? सोन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अरुणा 3 कौन? अरुणा 3 जल परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अरुणा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल में। अरुणा जल विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। अरुणा जल परियोजना निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन एक फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है तो कौन सा व्यापारिक फसल नहीं हो जाएगा? तो बाजरा जो कि व्यापारिक फसल नहीं होगा। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे। राजस्थान में स्थित खेतरी, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं तांबा के। राजस्थान में स्थित खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है बताइए? तो उर्वरक उद्योग में। रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रूपसी हवाई अड्डा, कौन सी हवाई अड्डा? रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो असम में। रूपसी हवाई अड्डा असम में है। रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में? असम में है। रूपसी हवाई अड्डा असम में है। रूपसी असम, रूपसी असम। देखिए, रूपसी में 3 गो लेटर है, असम में भी 3 लेटर है। इस तरह भी याद रख सकते हैं, रूपसी हवाई अड्डा असम, रूपसी असम। सौ भी है, इस तरह जैसे दिमाग लगता है वैसे रखिए। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? भारत के किस राज्य में? असम में। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भरमौर जनजाति, कौन सा जनजाति? भरमौर जनजाति किस क्षेत्र, किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति किस प्रांत में है? तो हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। किस क्षेत्र में भरमौर जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, तुर्जू दर्रा, ये तो जानते हैं, तुर्जू दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? तो मणिपुर। तुर्जू दर्रा मणिपुर में हो जाएगा। तुर्जू दर्रा मणिपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन यहाँ पे है, नीलगिरी में भी है, दार्जिलिंग में भी है, गिरनार में नहीं है। चाय का बागान कहाँ नहीं है? गिरनार में चाय का बागान नहीं पाया जाता है। गिरनार जो कि गुजरात में, यहाँ चाय का बागान नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। माउंट न्यूमैन लौह अयस्क के लिए। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समांतर है। सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समांतर है। सुंडा
जावा और सुमात्रा के बीच है, लेकिन सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर पूछा तो समांतर सुमित्रा, याद रखें सुंडा समांतर सुमित्रा, समांतर सुमित्रा, सुंडा समांतर सुमित्रा, सुंडा समांतर सुमित्रा, इस तरह से याद रखिए सुंडा समांतर सुमित्रा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मालिक राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो मालिक राजधानी कहाँ हो जाएगा, बमाको, मालिक राजधानी कहाँ हो जाएगा, बमाको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लवणता, यहाँ लवता लिखा दे, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा मृत सागर में, लवणता की सर्वाधिक मात्रा मृत सागर डेथ वैली में पाई जाती है, मृत घाटी को डेथ वैली भी कहा जाता है इंग्लिश में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मृत सागर में, कहाँ पाई जाती है, मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भौगोलिक क्षेत्र का दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो होन्शु हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, कौन सा हो जाएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा पूछेगा तो 21 जून को, सबसे छोटा पूछेगा तो 21 जून को, 21 जून को सबसे छोटा, 21 जून को स्मॉल, सबसे छोटा 21 जून को, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा पूछा है तो 22 दिसंबर को, एगो याद रखिए दक्षिण का 22 दिसंबर और छोटा 21 जून को। क्वेश्चन 39 देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, एमर्सडम में है, एमर्सडम में, एमर्सडम में। दक्षिण पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एमर्सडम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य, याद रखेंगे शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य कहाँ है, ये शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, शुक्ला फांटा नेपाल में, शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो नेपाल में, शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य नेपाल में, शुक्ला फांटा, ये भी याद रखें क्वेश्चन, शुक्ला फांटा वन्यजीवी अभयारण्य नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है, अनुच्छेद 267, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 संबंधित है, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 से। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे, निम्न में से कौन आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, तो सरकारी आयोग, अंतर्राज्य सरकारी आयोग, निम्न में से कौन आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, तो सरकारी आयोग हो जाए, कौन सा आएगा, सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, संविधान के 331 के द्वारा, संविधान के 331 के द्वारा किया गया है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 331 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 के, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, 1952 में, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करेंगे 51-52 में, तो राज्यसभा का गठन 1952, ये याद रखेंगे, राज्यसभा का गठन 1952। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है, निम्न में कौन एक संविधानोत्तर संस्था नहीं है, निम्न में कौन एक संविधानोत्तर संस्था नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो नीति आयोग एक संविधानोत्तर संस्था नहीं है, इनमें कौन एक संविधानोत्तर संस्था नहीं है, तो नीति आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में रेल मंत्री बने हैं, तो 8 को, कितना बने हैं, अधिकतम 8 रेल मंत्री बने हैं, अधिकतम कितना, 8 रेल मंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा, तो ये अपना बिहार में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेल मंत्री देने वाला बिहार है। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कहेगा तो उत्तर प्रदेश में 8 बना है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, और रेल मंत्री सबसे ज़्यादा 8 बिहार में, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश
और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 365, और इसी को 65 को पलटा दीजिए, 56 को पलटा दीजिए, 65 हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति 356 और 356 को पलटा दीजिए, 56 को सिर्फ पलटाइए, 365 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे 365 और 356, कुछ नहीं, एक याद रखिए 356 को, और 56 को सिर्फ पलटा देंगे, 365 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 और 365 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम राज्य को दर्जा दिया, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर अवतार है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हिगले ने कहा था। किसने कहा था? हिगले ने। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, नंबर प्लस पॉइंट करने वाला क्वेश्चन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हिगले ने। किसने कहा था? हिगले ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा कहेगा? राज्य की राजभाषा, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, राज्य की राजभाषा, तो अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345, और कहेगा संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा कहेगा, संघ की राजभाषा कहेगा तो 343, संघ की राजभाषा 343 संघ की राजभाषा, और राज्य की राजभाषा कहेगा तो 345। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये पूछा, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? आरजेडी जो है कि राष्ट्रीय दल नहीं है, जिसको आप लोग कहते हैं बिहार में लालू यादव का है आरजेडी, यही राष्ट्रीय दल नहीं है। आरजेडी का स्थापना हुआ था 1997 में, और जदयू का स्थापना हुआ था 1999 में, ये भी याद रखेंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है, ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय दल इनमें से कौन सा नहीं है? तो आरजेडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद पूछा है, किसी एक के बारे में नहीं पूछा। मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति होता है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार होगा, कालानुक्रम होगा, तो 11वां एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे। कह रहा है कि भारतवर्ष के रक्षा बल सुप्रांतीय कमांडर होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? सुप्रिय कमांडर होते हैं, सुप्रिय कमांडर होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सुप्रिय कमांडर या सुप्रीम कमांडर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? नागरिकता तो 11 दिसंबर 2019 को कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। पंचायतों के लिए
कराए जाने वाली सभी निर्वाचन, पंचायत के लिए बोल रहा है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो कौन निहित करता है, किस में निहित होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग में। किस में होता है? राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। पंचायत के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचन के संचालन के अधीन निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किस में होता है? राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची थर्ड में समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया। कौन हो जाएगा? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। वित्तीय, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 12 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 12 हो जाएगा। कौन? अनुच्छेद 12 केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध को विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 12 फिलहाल इधर का ही क्वेश्चन है ये, तो ये दिमाग में रखिए। केंद्र और राज्य पूछेगा तो अनुच्छेद 12 भाग 12, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध पूछेगा तो अनुच्छेद 12, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध पूछेगा तो विवरण पूछेगा तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा, भाग 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शस्त्र 78, शस्त्र 78, शाही 76, शस्त्र शाही 76, शस्त्र 78, शाही 76, शस्त्र 78, उच्च न्यायालय 1861 और भारत विवाह 1869, भारतीय विवाह 1869, याद रखेंगे भारतीय विवाह 1869, भारतीय विवाह 1869, भारतीय विवाह 1869, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 61 नंबर, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, भारत के आर्थिक सुधार का जनक, बीपीएससी में पूछा हुआ है, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पीवीआई क्वेश्चन है, गलत नहीं मारिए। इसमें ऑप्शन है वैसा जो कि आप लोग गलत मार सकते हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव मारेंगे। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। भारत का आर्थिक सुधार का जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में सेवा कर, कौन सा सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सेवा कर 94-95, सेवा कर 94-95 हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा राजकोषीय नीति का उदाहरण? तो ब्याज दर जो है कि राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। कौन सा? ब्याज दर राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता किसको देती है? रोजगार को बढ़ाने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। रोजगार को बढ़ाने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, रोजगार को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, भंडारी समिति, कौन सा समिति? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति हो जाएगा क्षेत्रीय बैंकों का पुनर्संरचना। भंडारी समिति किससे संबंधित हो जाएगा? क्षेत्रीय बैंकों का पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अनुरण काल तथा अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन, बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सोबिन ने। अनुरण काल तथा हॉल के आयतन का प्रतिपादन किसने किया था? सोबिन ने
ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, नंबर प्लस करने वाला क्वेश्चन है। अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सौबिन ने। किसने किया था? सौबिन ने। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग में। प्रकाश तरंग में होता है। किस में होता है? प्रकाश तरंग में। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। कह रहा 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो प्रति यूनिट दर क्या होगा? प्रति यूनिट दर से विद्युत खर्च होगा, ये हो जाएगा 5 रुपया। कितना हो जाएगा? 5 रुपया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य नाभिकीय संलयन। सूर्य नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का मान हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न कौन सही है? तो 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन याद है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है क्लोरीन फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हो जाएगा, पहले यूरिया NH2CO NH2 होता है, तो क्या क्या होता है? CnHO तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो CnHO, तो यूरिया का होता है NH2CO NH2CO NH2 और चीनी का होगा यानी शुगर का C12H22O11। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 74 देखिए, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताब का कागज भूरा किस कारण होता है? तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताब का कागज भूरा हो जाता है, सेल्यूलोज ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? सेल्यूलोज ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताब का रंग भूरा हो जाता है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18 + 20 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 + 20 38 हो। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। 18 और 20 है तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 76 के, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो जो पीते हैं डाला जाता, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब अगर पाचन नहीं है, मन अच्छा नहीं है तो इनो पी लीजिए, सही हो जाएगा। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस के कारण बुलबुला बनते हैं। किसके कारण? CO2 गैस के कारण बुलबुला बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। किससे गुजरती है? ये हो जाएगा तांबा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। ये भी ठीक है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप गुजरती है तांबा से। किससे गुजरती है? तांबा से। किससे गुजरती है? तांबा से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रियम। किस में होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ब्रायोफिल्म फिल्म में कणिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? बायोफिलक में तो पत्ती के माध्यम से होता है। बायोफिलक में पत्ती के माध्यम से होता है। बायोफिलक में पत्ती के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान से होता है? ब्लू बेबी, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ब्लू बेबी नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी नाइट्रोजन। ब्लू बेबी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ब्लू बेबी नाइट्रोजन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पर आएंगे। निम्न में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? एटीपी माइनस एडीपी, एडीपी माइनस एटीपी माइनस एडीपी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवक कृषकों के रूप में जानी जाती है? कवक कृषकों के रूप में चींटी को जाना जाता है। कवक कृषक के रूप में चींटी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चींटी को। कवक कृषक के रूप में चींटी को जाना जाता है। कवक कृषक के रूप में किसको जाना जाता है? चींटी को। किसको जाना जाता है? चींटी को जाना जाता है। कवक कृषक के रूप में चींटी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नास्कोपिन किससे प्राप्त होता है? नास्कोपिन जो है कि पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे? नास्कोपिन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आएंगे। कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है? तो हो जाएगा Ctrl+V। कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा Ctrl+V। क्या हो जाएगा? Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मायाधर राउत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मायाधर राउत भारतीय शास्त्र नृत्य शैली देश से व्यक्ता है? तो ये ओडिशा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओडिसी से हो जाएगा। ओडिसी से। मायाधर राउत ओडिसी से, याद रखेंगे। मायाधर राउत ओडिसी से। अब क्वेश्चन 88 देखिए, सुलेमित नहीं है तो बिहू बिछुआ असम हो जाएगा। ओनम, यही गलत है। ओनम तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने केरल हो जाएगा। ओनम केरल, ओनम केरल हो जाएगा। ओनम केरल हो जाएगा। क्वेश्चन उसके पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब हो जाएगा। तो इस तरह से 88 का ऑप्शन बी जो कि गलत है, तो ओनम का हो, इसका सही हो जाएगा ओनम केरल। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए और सभी अन्य एग्जाम के लिए। बिहार का चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन? उपराज्यपाल, बिहार का उपराज्यपाल पूछा है, उपराज्यपाल था कौन है? एडवर्ड गेट। कौन हो जाएगा? एडवर्ड गेट। बिहार का उपराज्यपाल कौन हो जाएगा? एडवर्ड गेट। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन हो जाएगा? एडवर्ड गेट हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पटना फैक्ट्री का संबंध है, पटना में फैक्ट्री का संबंध है डचों से। पटना में फैक्ट्री का संबंध किससे है? डचों से। किससे है? डचों से। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? कोसी से। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? कोसी से है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? तो कैमूर में। कहाँ खोला जाएगा? कैमूर में। पहला जानते हैं, पहला पूर्वी चंपारण और बिहार का दूसरा कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार से पहली बार मुजफ्फरपुर की शाही किस अरब देश को निर्यात किया गया था? मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ भेजा गया था? संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये चीन में हुआ। एससीओ शिखर का सम्मेलन, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, COP30 का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? तो
तो ब्राज़ील में COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। बोल्ड भारत और सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सुलेमित नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से, ये सही है। ऑपरेशन केलकर राजस्थान, ये गलत है। ऑपरेशन केलकर जो है कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑपरेशन केलकर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो सुलेमित नहीं पूछा तो ऑप्शन बी सुलेमित नहीं है। ऑपरेशन केलकर जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान से हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान से हो जाएगा। ऑपरेशन केलकर जम्मू कश्मीर से। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 98 पर आएंगे। हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों के मेजबानी के लिए किसे चुना गया? तो माल्टा को। किसे चुना गया? माल्टा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालडोवा। कौन बना है? मालडोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मालडोवा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पहला विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को। कब मनाया गया? 21 मार्च को पहला विश्व ग्लेशियर दिवस 2025 में 21 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 101 पे आएंगे। चर्चा में रहा आत्मकथा दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 तक कि 1 मार्च 2025 में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को। पहले ये जानिए। उसके बाद इसका थीम क्या था? हम एक साथ खड़े हैं। क्या इसका थीम है? हम एक साथ खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे आएंगे। मिलान करने के लिए अफ्रीका संघ, ये क्या आ जाएगा? अफ्रीका संघ अदिस अबाबा। अफ्रीका संघ अदिस अबाबा। WTO हो जाएगा। WTO हो जाएगा जनेवा। WTO जनेवा। और बिम्स्टेक क्या आ जाएगा? ढाका। बिम्स्टेक ढाका हो जाएगा। और सार्क काठमांडू नेपाल हो जाएगा। सार्क काठमांडू नेपाल हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? गलत कौन सा है? तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11 ये सही है। पोलो में 4 ये भी सही है। नेटबॉल में 8 यही गलत है। नेटबॉल में कितना हो जाएगा? 7। और कबड्डी में 7 ये भी सही है। इस तरह से 105 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन हुआ। तो चलिए, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए आप लोग, और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे मोटिवेशन मुझे मिलेगा और आप लोग के लिए अच्छा और अच्छा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।